हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज हम ऐसा टॉपिक लेकर आए हुए हैं जो हर बच्चों का डिमांड रहता है, और ये चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, एमपी से, बिहार से, राजस्थान से, यूपी से, कहीं से भी है, उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है आंकिक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपके पास संग्रह नहीं होता। और आप भी बढ़िया बैठ लीजिए, मैं जो जो यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये कॉपी ले लीजिए, बढ़िया लिखते चलिए, क्योंकि ये आप लोगों का निचोड़ है, पूरे चैप्टर का निचोड़ है बच्चों, है ना। कई चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे, हालांकि पूरे फार्मूले हैं, लेकिन एक ही लेक्चर पे नहीं हो पाएगा, अगला पार्ट भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक एक फार्मूला आप लोग बढ़िया कॉपी में तैयार कर लेना, क्योंकि आगामी समय में जब हम आंकिक क्वेश्चन कराएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे, वहां पे आप लोगों को बहुत सहूलियत होगी बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है बच्चों, और जिसमें यहां पे पहला जो फार्मूला है आवेश के क्वांटमीकरण से है। ध्यान रखिएगा, आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है बच्चों Q बराबर NE। Q बराबर NE क्या होता है? Q बराबर NE क्या होता है? Q बराबर NE, Q बराबर NE, ये आवेश का क्वांटमीकरण होता है, या Q बराबर प्लस माइनस NE। यहां से कैसे क्या निकालना होता है थोड़ा मैं आपको बता देता हूं बच्चों। जैसे मान लीजिए आपके पास n का मान दे के रखा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E का मान तो सबको पता है कि 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये सबको पता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि मान लीजिए E का मान पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो टोटल कितना आवेश है, तो Q का मान निकालने के लिए कि N का मान रख देंगे, और इलेक्ट्रॉन का मान, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यहां से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। आवेश का मान दिया है बच्चों, आवेश का मान दिया है, और हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो Q बटा E, और E का मतलब 1.6 × 10⁻19, E का मतलब 1.6 × 10⁻19। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, आपको N का मान निकालना है, N का मान, तो N का मान कितना हो जाएगा? Q बटा E, है ना। Q का मान दिया रहेगा क्वेश्चन में, E का मान आपको रखना है 1.6 × 10⁻19, फिर भाग दे देना, जो भी आपका 1 कूलम 2 कूलम कितना दिया है उसमें आपको भाग दे देना, ऐसे N का मान निकल कर आ जाएगा। मतलब एक फार्मूले से कई क्वेश्चन आ सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आता है आवेश, टोटल आवेश का मान या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है। चलिए दूसरा जो फार्मूला है बच्चों, कूलम का नियम। देखो कूलम का नियम F बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। कूलम का नियम क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो कूलम का नियम है, यानी दोनों आवेश के गुणनफल के, यानी परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों इसका मात्रक होता है न्यूटन। इस फार्मूले से आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कभी कभी यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रखते हैं, कितना रखते हैं? 9 × 10⁻9, इतना डायरेक्ट रख करके बच्चों, और Q1 Q2 और R का मान दिया हो तो ऐसा आप निकाल सकते हो। ये फार्मूला आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये कूलम के नियम से आ जाएगा क्वेश्चन कि दो आवेशों का परिमाण है ना कितना है? 3 कूलम 4 कूलम है, ठीक है। और बच्चों उनके बीच की दूरी 2 मीटर है, तो फिर बल का मान निकालो, तो इसी फार्मूले का प्रयोग करना है। ध्यान रखना, आप लोगों को जब आंकिक क्वेश्चन करना रहता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा, दिया क्या क्या है और निकालना क्या है, इस चीज पर डिपेंड करेगा। यदि बल निकालना है तो यही फार्मूला लगेगा बच्चों, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो काम का चीज है उसी पे हम बात करेंगे, एक्स्ट्रा हम बात ही नहीं करेंगे। जैसे हम यहां पे बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों एकांक आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल। अब मान लीजिए आपके पास बल का मान पता है, आपके पास आवेश का मान पता है, और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता है और आवेश का मान पता है, तो फिर हमें बल का मान निकालना रहे तो इसको पक्षांतर करके ऐसे फार्मूले से आप लगा सकते हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कई बार ऑब्जेक्टिव में बच्चों मात्रक पूछा जाता है, तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। बताओ कितना मजा आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? देखो भैया, हम ये क्या चाहते हैं कि यदि इससे आंकिक क्वेश्चन भी आए और इससे ऑब्जेक्टिव भी आए, दोनों चीज कम, इसलिए हमने यहाँ पे संग्रह करके लाया। और आपके काम का चीज इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन वो चीज पढ़ना है ना, जो आपके काम का चीज है बच्चों, जो आपके एग्जाम में काम आए। जैसे यहां पर आपके पास P बराबर है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण है बच्चों Q, आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब इसका यदि इकाई कोई पूछे तो आवेश का होता है कूलम
और बच्चों लंबाई का होता मीटर, तो कूलाम मीटर इसका इकाई हो जाएगा। और यदि द्विध्रुव आघूर्ण निकालना रहे तो आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का मल्टीपल करते हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण निकल जाता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए फॉर्मूला है। किसके लिए? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए बच्चों। इसके बाद बलयुग्म आघूर्ण। बलयुग्म आघूर्ण का यदि आप लोग यदि कभी क्वेश्चन देखोगे तो बलयुग्म आघूर्ण कहा सकता है टाउ। एक तो द्विध्रुव आघूर्ण दिया रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखेगी, और कोई आपके पास एक चालक है जो कि विद्युत क्षेत्र में कितने कोण के साथ है उसके लिए साइन थीटा का मान रख देंगे, ये द्विध्रुव आघूर्ण निकल कर आ जाएगा, है ना। आप लोग यदि इसकी कार्य के लिए आप ना भी करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और बलयुग्म आघूर्ण, ये दो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और बलयुग्म आघूर्ण दोनों का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। पी मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, टाउ मतलब बलयुग्म आघूर्ण। ओके बच्चों, चीजें क्लियर? तो ये दो फार्मूले यहां से तैयार करना। देखो मैं क्या कह रहा हूं, फार्मूला वही तैयार करो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। बाकी तो बुक में बहुत सारे फार्मूले, तो यहां आने का मतलब क्या है? निचोड़, निचोड़ जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस चीज को आप लोग लिख ही लेना। ठीक है, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इससे अंक क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, ये आप लोग थीटा कोण वाला तो नहीं पे, अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति। तो अच्छी स्थिति के लिए क्या होता है? ई बराबर होता है 1/4πε0 2p/r क्यूब। आर क्यूब रहता है बच्चों, पी जहां पे द्विध्रुव आघूर्ण है, पी जहां पे द्विध्रुव आघूर्ण है। वहीं पे जब हम निरक्षी स्थिति की बात करेंगे जिसे अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं, निरक्षी स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं, तो पी में बच्चों 2 को हटा दो तो आ जाएगा ई बराबर 1/4πε0। ठीक है प्यारे बच्चों, और p/r क्यूब, ये होता है निरक्षी स्थिति के लिए। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कोई पूछेगा तो भाई आप लोगों ने इसके पहले देखा न्यूटन प्रति कूलाम, तो इसका भी मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, इसका भी मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। चाहे अक्षीय स्थिति पर हो चाहे निरक्षीय स्थिति पर हो, तीव्रता तो तीव्रता होती है तो उसका न्यूटन प्रति कूलाम ही होगा। इसके बाद बच्चों ये आप लोग आवेशों का वितरण पढ़े हैं। आवेशों का वितरण 3 प्रकार से होता है, रैखिक आवेश वितरण, है ना, पृष्ठीय आवेश वितरण, और फिर बच्चों आयतन आवेश वितरण। तो रैखिक आवेश वितरण में रैखिक आवेश घनत्व होता है जिससे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। ठीक है, ठीक सर। यदि हम बात करें पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। और बच्चों आयतन आवेश घनत्व जिसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं तो ये होता है एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा। अब इस सबका मात्रक निकालोगे तो कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि लंबाई को मीटर से, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और बच्चों आयतन है वो मीटर क्यूब होता है। इसलिए अपन ने ये तीनों फार्मूला यहाँ पे जनरेट कर दिया, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो ये आप लोग फार्मूले भी तैयार कर लिए और इससे आपका इकाई यानी मात्रक भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आप लोगों को बच्चों फार्मूला तैयार करना है, कहीं ना कहीं थ्योरम में, कहीं ना कहीं आपको, है ना, अंकीय क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। इसके बाद इन प्रश्नों को आप लोग मतलब ये फार्मूला आपको नहीं पढ़ना है बच्चों, सीधा सीधा आगे बढ़ना वैद्युत फ्लक्स पे। ये वैद्युत फ्लक्स का इस फार्मूला आपको देखना है। देखो भाई एक्स्ट्रा भी यहाँ पे फार्मूले ऐड हैं लेकिन वो 12th लेवल का नहीं है, वो जेई नीट के लिए लेवल का है क्योंकि थोड़ा एडवांस लेवल का पीडीएफ है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो आप लोग एग्जाम दो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराना है, तो है ना। तो ये फार्मूला आपको वैद्युत फ्लक्स वाला बच्चों, ये वैद्युत फ्लक्स होता है। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या कहता है ना, ई इंटू डी ए, ये होता है बच्चों। संपूर्ण के लिए क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है, जब इसको तोड़ करेंगे बच्चों तो ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ये आप लोगों का हो जाएगा। या बच्चों डीए के जगह डीएस होता वो भी ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा। तो ये आपका वैद्युत फ्लक्स होता है। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स, इसका कोई इकाई बता दे वैद्युत फ्लक्स का तो बताओ ई क्या होता है बच्चों, ई क्या होता है, कूलाम, क्या होता है कूलाम प्रति। देखो भाई मैंने आपको बताया एकांक आवेश पर लगने वाला न्यूटन प्रति कूलाम हो गया, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इसका वैद्युत फ्लक्स का इकाई आ गया। वैद्युत फ्लक्स का इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। बताओ बच्चों बताओ, अब आप लोगों को भाई एक के साथ एक फ्री कर रहे हैं, फार्मूले के साथ साथ इनका आप लोगों को मात्रक भी तैयार करना। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एक और होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है वोल्ट मीटर, कभी कभी ये ऑप्शन नहीं दिया रहता और ये वाला दे देता है सही विकल्प में, फिर लोग परेशान हो जाते हैं कि सर हमने जो पढ़ा था वो दिए ही नहीं है, वो दिए ही नहीं है, जो हमने पढ़ा था वो दिए ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात करते हैं बच्चों। ये गाउस का नियम है, गाउस का नियम आप लोगों ने पढ़ा है। गाउस का नियम क्या कहता है, आवेश का
आवेश का 1/ε0 गुना होता है, तो ये Q/ε0 गुना, ये आवेश का हो गया बच्चों, है ना। और ये फाई तो पता ही है, फाई का मतलब अभी आपने पढ़ लिया EDA यानी वैद्युत फ्लक्स है बच्चों। तो ये फार्मूला हो गया गाउस का नियम का, इसे आप लोग देख लेना। ठीक है। फिर बच्चों एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र निकालना है ना। तो ये आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ε0 का मान रख दोगे, खत्म, आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका अगला देखो भाई, ये फार्मूला है, ये अनंत लंबाई के चालकतार के कारण, अनंत लंबाई के चालकतार के कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के चालकतार के कारण। तो लैम्डा अपान ये अपना है बच्चों, लैम्डा अपान क्या है, लैम्डा यहां पे लिखना, लैम्डा अपान 2πε0r। ठीक, ये अनंत लंबाई के चालकतार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। यदि बच्चों अनंत विस्तार के आवेशित चालक के प्लेटों के बीच, तो ये क्वेश्चन बहुत रेयर कंडीशन में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप लोग ध्यान मत देना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अपना चैप्टर नंबर 2 आ गया। चैप्टर नंबर टू जो काम का चीज है वो देखते चलेंगे, आप लोग फटाफट देखते चलिएगा बच्चों। चलिए, विभव को तो आप लोगों को पता है कि आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, आवेश को ले जा रहे हैं बच्चों, उसमें कितना कार्य करना पड़ता है वो विभव कहलाता है। विभव का यदि हम इकाई देखें तो जूल, W का होता है जूल, आवेश का होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। बताओ रिवीजन हो रहा है कि नहीं, यही आपका जूल प्रति कूलाम विद्युत विभव का, और यही विद्युत विभवांतर का, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कुछ दूरी पर r दूरी पर एक बिंदु है, मतलब प्लस q है, उसके r दूरी पर एक बिंदु है, कितने दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु है, उसके लिए फार्मूला निकल कर, व्यंजक निकल कर आता है, उसके लिए विभव क्या होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कार्य दिया रहेगा, यहाँ आवेश दिया रहेगा, लेकिन अब ये फार्मूला प्रयोग होगा, वो कहां होगा, जब r दूरी पर दिया रहेगा। कितनी दूरी पर बच्चों, r दूरी पर, 1/4πε0 है और Q/r। जब r दूरी पर किसी बिंदु पर विभव निकालना है तो फिर इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, r दूरी पर। परावैद्युतांक यदि दिया है तो k का मान नीचे रखा जाएगा, ध्यान रखना। 1/4πε0 का मान क्या रखेंगे सर, तो 9 × 10⁻⁹। ये बार बार बता रहा हूं कि 1/4πε0 का मान कितना रखेंगे, 9 × 10⁻⁹। कितना रखोगे फिर बच्चों, 9 × 10⁻⁹। क्लियर है। चलिए आगे की कहानी को देखते हैं। चलो यहाँ पे बच्चों अक्षीय स्थिति पर, चूंकि निरक्षीय स्थिति पर विभव तो शून्य होता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अक्षीय स्थिति पर विभव होता है। जैसे आप लोगों का तीव्रता होता है, वैसे भी यहाँ पे अक्षीय स्थिति पर तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता, ऐसे विभव भी होता है। तो अक्षीय स्थिति पर विभव आपका होता है v बराबर 1/4πε0 Q/r²। क्या होता है बच्चों, Q/r²। ये अक्षीय स्थिति पर विभव है, अक्षीय स्थिति पर विभव है, और निरक्षीय स्थिति पर विभव शून्य होता है, निरक्षीय स्थिति पर विभव शून्य होता है। ओके, फिर बच्चों कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है विभव प्रवणता, है ना। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, विभव प्रवणता -dV/dx है, dV/dx है बच्चों, या कि -ΔV/Δx, है ना। कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि मैं कहूं इसका मात्रक तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, dV का वोल्ट और x का मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। E का मान वोल्ट प्रति मीटर, क्या, वोल्ट प्रति मीटर। इसी से वैद्युत फ्लक्स का भी निकल कर आता है वोल्ट मीटर, कोई दिक्कत, वोल्ट प्रति मीटर। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। दूरी के साथ यानी लंबाई के साथ कितना विभव में परिवर्तन होता है, वो उसके विभव प्रवणता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आप लोगों को तैयार करना, ये फार्मूला दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। U बराबर होता है 1/4πε0। देखो बच्चों कूलाम के नियम में एक बात यहां पे मैं तुलना करना चाहता हूं। कूलाम का नियम F बराबर क्या कहता है, F बराबर होता है 1/4πε0, है ना, Q1 Q2/r²। ये कूलाम का नियम है। लेकिन यहां पर स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए तो यदि प्यारे बच्चों एक R हटा दो, एक R को गायब कर दो, एक R को गायब कर दो, एक R को गायब कर दो, तो ये प्यारे बच्चों आपका आ जाता है, ये F से F के जगह U कर दो, क्या कर दो, U कर दो, तो ये आपकी स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है। बल से एक R हटा दो बच्चों, एक R हटा दो, एक R हटा दो, तो स्थितिज ऊर्जा आ जाता है। ऐसे में आप लोग क्या है, दोनों को कंबाइन मतलब एक प्रकार से कंपेयर करके याद करोगे तो याद रहेगा। ठीक है, यानी बल और स्थितिज ऊर्जा दोनों कंपेयर करोगे तो याद रहेगा बच्चों। ओके, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यहां से क्वेश्चन आएगा धारिता से। देखो धारिता से, धारिता C बराबर होता है Q/V। जो फार्मूला मैं बता रहा हूं उसे अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलें।
और एकदम रिवीजन करते चलिए। धारिता क्या है, C बराबर Q अपान V, C बराबर Q अपान V। ठीक है, दो प्लेटों के बीच विभव दे के रखा है, आवेश का मान दे के रखा है, और भैया धारिता निकालना है तो फिर अपना किसी चालक को दिया गया आवेश और उसमें लगाया गया विभव का मान दिया है तो धारिता निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, यदि धारिता दिया है आवेश दिया है तो भी का मान निकाल सकते हैं, Q अपान C, है ना। इससे तीन में रिलेशन है, ये धारिता है, ये आवेश है, ये विभव है, तीन में से कोई दो मान दिया रहेगा तो आप तीसरा मान आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, किसी की दिक्कत? चलो, ये बच्चों आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है, जो कि यहां पर आप लोग देख लो कितना है। एक तो होता है U बराबर 1/2 CV²। ठीक है, कई बार अंक की क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, धारिता कितना है, यहां पर आवेश नहीं, यहां पे धारिता है, यानी विभव है, आवेश है। वहां पे दो आवेश था, वहां पे दो विद्युत आवेश था, वहां पे स्थितिज ऊर्जा अलग थी। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर धारिता होगा या तो विभव होगा, तब स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो U बराबर एक तो 1/2 CV² बच्चों, एक होता है 1/2 Q इंटू V हो जाएगा, एक होता है 1/2 Q² अपान C हो जाएगा। इन्हीं पे वैल्यू पुट करते जाओगे, जैसे आपने ये पढ़ा था C बराबर Q अपान V, तो C बराबर यदि आप यहां पे रख दो, C बराबर जैसे यहां पे C बराबर Q अपान V रखो, यहां पे देखना ना U है 1/2 है, C बराबर Q अपान V रख दो। ठीक है, C बराबर Q अपान V, तो ये एक से कट गया तो ये आ गया कि नहीं आया? बड़े प्यार से आ गया। अब जैसे V बराबर निकालना है, V बराबर यहीं पे आपका कितना है, 1/2 है, Q V है ना। अब V बराबर यहीं से रख दो, V बराबर रखेंगे, V बराबर कितना रख दें, V बराबर आ जाएगा Q अपान C, तो Q² अपान C आ जाएगा। मतलब तीनों को अपन एक दूसरे रिलेट करके निकाल सकते हैं। मतलब बच्चों स्थितिज ऊर्जा, आवेश और C, धारिता दिया हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, आवेश और विभव दिया है तो ये फार्मूला लगाएंगे, धारिता और विभव दिया तो ये फार्मूला लगाएंगे। मतलब तीनों फार्मूले से हम, है ना, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा गणना कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर उभयनिष्ठ विभव के लिए, है ना, ये आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, अंक की क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र से पूछा जाएगा बच्चों। समांतर प्लेट संधारित्र, ये इससे कई बार ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि यदि दूरी बढ़ा दें धारिता कम हो जाएगी, माध्यम बढ़ा दें धारिता बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल बढ़ा दें धारिता बढ़ जाएगी, है ना, सीधा है। दूरी व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों, दूरी बढ़ाएंगे धारिता कम होगी, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे धारिता बढ़ जाएगी, K का मान बढ़ाएंगे धारिता बढ़ जाएगी। और यदि A का मान दिया है, D का मान दिया है, K का मान दिया है, तो एप्सिलॉन नॉट का तो मानक आपको पता ही है 8.85 × 10⁻12, वैल्यू निकालकर C का मान निकाल दोगे बच्चों। यदि K का मान 1 है, वायु निर्वात है, तो K का मान 1 रखोगी, तो ये अपना ये फार्मूला भी प्रयोग में आता है। ओके, चलिए इसके बाद हम और फार्मूलों पर हम ध्यान ही नहीं देंगे, जो भाई आपके बस की बात ना हो, जो आपके काम का चीज है, जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, जो आपसे बन सके, ऐसी चीजों को अपन यहां पर बात करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या होगा, श्रेणी के लिए बच्चों, श्रेणी के लिए 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, और बच्चों समांतर क्रम के लिए सीधा जोड़ देना C1 + C2 + C3, है ना। इन्हीं संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे जब, तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपका ये उल्टा रहेगा बच्चों, और समांतर में सीधा जोड़ना, ऐसे याद रखना, समांतर है एक के बाद एक सीधा, श्रेणी में उल्टा करके जोड़ना है, श्रेणी में उल्टा करके समांतर में सीधा जोड़ देंगे, समांतर में सीधा जोड़ देंगे। बताओ बच्चों, क्लियर है? चलिए आगे चले। हाँ, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर कर देना। अब चैप्टर नंबर अपना कौन सा आ गया बच्चों, चैप्टर नंबर 3 आ गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर 3 आ गया है। लगभग हमारा टास्क ये कि अध्याय 4 तक तो हो ही जाए, आज 1 से 4 तक हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर में देख लेंगे, है ना, मतलब अगले लेक्चर में देख लेंगे। चलो, यदि बच्चों धारा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, धारा की बात करते हैं। धारा क्या कहता है, समय के साथ कितना आवेश बह रहा है वो धारा है। ये पहला फार्मूला जनरेट हो गया। धारा और अनुगमन वेग में संबंध I बराबर होता है NEA
भी डी। धारा और अनुगमन वेग में संबंध है बच्चों। धारा घनत्व तो क्या कहलाता है? एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित धारा का मान, ये धारा घनत्व है। यदि आई का मान रखोगे तो ए से ए कट जाएगा, तो धारा घनत्व एन ई और अनुगमन वेग में संबंध आ जाएगा। ये फार्मूला आपका धारा का है। ठीक है बच्चों, धारा अनुगमन वेग में संबंध है। ये धारा घनत्व है जे, धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध। ये आप लोगों को 4 फार्मूले जनरेट करके मैंने दे दिया। अब इसका थोड़ा सा मात्रक भी बता दो। धारा का मात्रक होता है एम्पियर सर, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा घनत्व का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, धारा का एम्पियर तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? चीजें क्लियर है? आगे चले, ये आप लोग तैयार कर लेना। हाँ, क्षेत्रफल इकाई दिया हो तो ए का मान 1 भी रख सकते हैं। जैसे यहां पर क्षेत्रफल इकाई दिया है तो एन ई, ए ना रख के भी डी, ए हमारा क्या हो गया? हट गया। ऐसा चीज होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हमने आप लोगों को बता दिया। आगे बात करते हैं जो काम का चीज है, ये गतिशीलता वाला क्वेश्चन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और ओम का नियम से भी बराबर आई आर तो आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। गतिशीलता म्यू बराबर अनुगमन वेग अपान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। ये आप लोगों को तैयार करना है। और अनुगमन वेग निकाल दोगे बच्चों, है ना, धारा घनत्व तो अनुगमन वेग में, तो धारा जैसे जे बराबर क्या होता है? एन ई वी डी, एन ई वी डी। यहां से अनुगमन वेग निकालोगे तो कितना हो? जे बटा एन ई, तो जे बटा एन ई, जे बटा एन ई आ जाएगा। भाई यहां से अनुगमन वेग निकाल कर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो फार्मूला जनरेट हो जाएगा। ओम का नियम क्या कहता है? भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर या आर आई, भी बराबर आई आर। यहीं से आर का मान भी निकाल सकते हो बच्चों, भी अपान आई। और आर का जो होता है ओम, आर का होता है ओम। ठीक है, आर का होता है ओम। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है फिर बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध समझिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? जो चालक तार का प्रतिरोध है वो लंबाई के सीधा सीधा समानुपाती है और क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला दें तो आर समानुपाती एल अपान ए। समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है एल अपान ए। इसी को बोलते हैं बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध, रो बराबर आर ए अपान एल। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है और इसका फार्मूला जनरेट होकर के निकल कर आ गया है ना, रो बराबर आर ए अपान एल। और बच्चों आर बराबर यदि कहोगे तो आर बराबर रो एल अपान ए। ठीक है, ये भी फार्मूला जनरेट हो गया ए। अब यहां पर पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि ये अनुप्रस्थकार जो है वो वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जो चीज मैंने यहाँ पे समझाया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टेक स्क्रीनशॉट, है ना, लो भैया, और इसको लिख भी सकते हो। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कॉपी पेन लेकर बैठो, एक एक चीज आप लोग तैयार करना। विशिष्ट प्रतिरोध रो, इसका व्युत्क्रम कर दें बच्चों तो विशिष्ट चालकता आ जाता है। क्या आ जाता है? विशिष्ट चालकता आ जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई आपने नहीं बताया सर। रो बराबर होता है आर ए अपान एल, आर ए अपान एल। देखो बच्चों, इसका होता है ओम, ओम होता है, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का होता है मीटर। तो 1 मीटर से मीटर कट गया तो ओम मीटर आ गया। क्या आ गया बच्चों? ओम मीटर आ गया, ओम मीटर। यदि आप इसका निकालोगे विशिष्ट चालकता का, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम मीटर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम मीटर मीटर इनवर्स बच्चों। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि इस फार्मूले को यदि आप लोग तैयार करना है कि अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध, तो ये फार्मूला आप लोग भी तैयार कर लेना। ओके, चलिए, फिर कौन सा काम का चीज है सर, है ना, काम का चीज फिर आप बात करेंगे। यहां पे आप लोग भूल जाओ, सीधा सीधा आते हैं वैद्युत ऊर्जा। ये फार्मूला से अभी अंकी क्वेश्चन आया था, पिछले साल, है ना। जो बच्चे पढ़ेंगे अच्छी बात है। इस फार्मूले से अंकी क्वेश्चन आया था कि W बराबर कितना होता है? VIT, W बराबर VIT और V बराबर IR रख दो, V बराबर IR रख दो, V बराबर IR तो I स्क्वायर RT हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, V बराबर IR हो गया। और यदि I बराबर V बटा R रख दो, I बराबर V बटा R रख दो, तो ये हो जाएगा, एक R से R कट जाएगा, V स्क्वायर, एक R बचेगा और T है ही बच्चों। तो ये एक ही चीज से कई फार्मूले जनरेट हो जाते हैं, कहीं अलग से फार्मूले जनरेट नहीं करना पड़ता। एक ही चीज से एक के बाद एक उस पे वैल्यू पुट करते गए और फार्मूला आ जाता है बच्चों। तो ये आप लोगों का यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, अंकी क्वेश्चन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, और लगता है बहुत कठिन है, कठिन नहीं है। जब हम अंकी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको एक आध दो एग्जाम्पल जरूर बताएंगे इसका।
ठीक है। इसके बाद बच्चों यूनिटों की संख्या कैसे निकाली जाती है? वोल्ट कितना है, एम्पियर कितना है, कितने घंटा चला है, और 1000 का भाग देंगे तो यूनिटों की संख्या आ जाती है। या कितने वाट का बल्ब जल रहा है, कितने घंटे चल रहा है बच्चों, और 1000 का भाग दे देंगे, सिंपल। ठीक है। वैद्युत शक्ति पावर से भी क्वेश्चन आता है, कितना कार्य कर रहा है कितने समय में, वो पावर कहलाता है। ठीक है। या बच्चों ये I² R के बराबर भी होता है, क्योंकि W बराबर कितना होता है, W बराबर देखो, W बराबर I² RT है, W बराबर I² RT है, T से T कट जाएगा तो I² R ही तो बचेगा। या इस फॉर्मेट में भी रख सकते हो, W बराबर 3 फार्मूले हैं, 3 वैल्यू आ जाएगा, ऐसा चीज होता है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आगे बात करेंगे, है ना। वैद्युत वाहक बल तो भी आपको आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, चाहे विभव की बात करें, चाहे वैद्युत वाहक बल की बात करें, चाहे विभवांतर, तीनों का फार्मूला सेम होता है। और काम का चीज है सर, हाँ अभी एक चीज और काम का है, यहां से एक क्वेश्चन यहां से आता है बच्चों, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। ये आपका हाँ आंतरिक प्रतिरोध, जब आप पढ़ोगे आंतरिक प्रतिरोध और धारा में संबंध, ये वाले फार्मूले पक्षांतर करोगे, तीनों वही चीज है, सब वही चीज है, ये सब वही चीज है। धारा का मान आ गया, है ना, फिर बच्चों यहाँ पे विभवांतर निकल कर आ गया, ठीक है, और ये आपका आंतरिक प्रतिरोध आ गया। ये सारे फार्मूले आपको तैयार करना है, सब एक ही थ्योरम में कराया जाता है, ये आपको तैयार करना है। धारा, ये धारा, कुल धारा क्या है, जैसे आप लोग लगे सर कुल धारा क्या है, ये ई विद्युत वाहक बल है। धारा क्या होता है, धारा V बराबर IR होता है, हाँ सर V बराबर IR होता है। I बराबर निकालेंगे तो V/R होता है, लेकिन यहां विद्युत वाहक बल है तो E, और कुल धारा, कुल प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध, तो E आपका I बराबर E/R धन r हो गया। परेशानी होगी ना कि सर क्या है, समझ में नहीं आया सर, ये कहां से आ गया, R क्या है, R बाह्य प्रतिरोध है, r सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, E क्या है, विद्युत वाहक बल, तो ये अपना वैल्यू पुट कर दिए। जब इसको पक्षांतर करेंगे बच्चों, इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा, IR धन IR बराबर E, और इस IR का मान होता है V, क्या होता है सर, V क्या होता है, V बराबर E, तो V बराबर हो जाएगा E, पक्षांतर कर दिए बाबू, E माइनस IR, सही तो है सर, E माइनस IR, देखो जरा ये अपना आ गया, और E बराबर निकालोगे तो V धन IR हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, सेल को आवेशित करते समय का विभव है, ठीक है, तो ये आप लोग इसको देख लो बच्चों, है ना, और इसको पक्षांतर करोगे तो ये निकल कर आ जाएगी। ये फार्मूला तो तैयार ही नहीं करना भाई, ठीक, ये फार्मूला तैयार ही नहीं करना, लेकिन इसको करना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, प्रतिरोधों का संयोजन अब हट गया है एमपी बोर्ड से, तो पढ़ना ही नहीं है ना। यहां से किरचॉफ का नियम आप लोगों को पता है, किसी संधि पर मिलने वाला समस्त बीज धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये फार्मूला है ही नहीं, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, 4 प्रतिरोध है, उनकी तुलना कर देंगे, P/Q बराबर R/S, बाकी और कुछ भी नहीं है। अगला चैप्टर नंबर 4 आ गया बच्चों, चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक। और आप लोगों को भाई ऐसा रामबाण साबित ही नहीं होगा कहीं भैया, तो आप लोग मिलेगा ही नहीं ऐसा चीज, पूरे बुक का निचोड़ और ऑब्जेक्टिव भी साथ में तैयार हो रहा है। लेकिन अगला पार्ट आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना होगा। आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्कल में ग्रुप बने होंगे ना, वहां शेयर करो, मैक्सिमम लोगों को जोड़ो, आप लोगों को बढ़िया निचोड़ लेकर आऊंगा, निचोड़ दूंगा आपको, ठीक है। आपका पहला जो फार्मूला बायो-सेवर्ट का नियम है बच्चों, डीबी बराबर कितना होता है, डीबी बराबर होता है सर μ0/4 पाई आईडीएल साइन थीटा बटा r², ठीक है। मान लीजिए एक आपके पास ये चालक तार है बच्चों, इसमें धारा I बह रही है, I धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है, तो r दूरी पर एक बिंदु है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो dB है लंबाई के समानुपाती होता है। जिस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो लंबाई जो यहाँ पे अल्पांश है ना बच्चों, अल्पांश dl लिया है, वो धारा के समानुपाती होता है। कितना धारा बह रहा है, उसके बीच के ये जो आपका मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है, यानी साइन थीटा के समानुपाती होता है, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो दूरी है बच्चों, कितनी दूरी पर स्थित है r, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सभी को मिला देते हैं तो बायो-सेवर्ट का नियम हो जाता है। 1 मिनट में खत्म कहानी। एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था बायो-सेवर्ट नियम का सदिश रूप,
सदिश रूप पूछा गया था, सदिश रूप IDL क्रॉस R। देखो बच्चों आप लोगों को पता है, जैसे मान लीजिए यहां पे दिया है IDL साइन थीटा, इसको यदि हम AB साइन थीटा करें तो सही है सर, इसका सदिश फॉर्म करेंगे तो I क्रॉस DL हो जाएगा सदिश फॉर्म, इसका सदिश फॉर्म A क्रॉस B हो जाता है, तो इसके आधार पर इसकी हम तुलना कर सकते हैं। ओके, चीजें क्लियर? तो ये आप लोगों को फार्मूला तैयार रखना है बच्चों, बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक, चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये आपको चैप्टर नंबर, ये वाला जो फार्मूला है ये चैप्टर नंबर कहां मिलेगा? चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा। C बराबर T बराबर बच्चों, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की कहानी को टास्क अपन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ये इसको देख लो भाई, इसको देख लो। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है पहला मात्रक। क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है बच्चों? टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर दूसरा मात्रक, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा लिख लो, कहीं पे आपको चार चार एक साथ नहीं मिलेंगे। फिर बच्चों न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आपका तीसरा मात्रक, और गॉस भी होता है, ये आपका चौथा मात्रक। यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, अरे भैया क्या हो गया, ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक, ठीक है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है बच्चों, टेस्ला। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें मुझे ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला है। ठीक है, 4 ही है, सही है, पीडीएफ में मिसप्रिंट तो नहीं हो गया। टेस्ला है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है, क्योंकि भाई है ना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, और गॉस चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा। सही है, सही है। मैं सोचा कहीं पे मिसप्रिंट हो गया होगा ना, क्योंकि क्या होता है टाइपिंग वाले को दिया जाता है, और यदि गड़बड़ हो गया तो फिर इतना बच्चे कमेंट करेंगे, इतना बच्चा कमेंट करेंगे, भर भर के कमेंट करेंगे, है ना, कुछ तो गालियां भी दे देते हैं, लेकिन टीचर को सब कुछ सुनना पड़ता है। ठीक सर, चलिए, इनको आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सीधा सीधा। हाँ, ये वाला प्रश्न आप लोग देख लेना, ये वाला आप लोग देख लेना भैया, इनको भी पढ़ लें क्या, इनको भी पढ़ लें क्या, ये वाला पढ़ लो आप लोग। ठीक है ना, बाकी उतना क्वेश्चन यहां से पूछा नहीं जाएगा, अंकी क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है। यहाँ पे बच्चों वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, हाँ ये, इसको आप लोग सूत्र तैयार कर लो, μ0I/2r। यदि फेरों की संख्या n है बच्चों तो ni हो जाएगा /2r। ये केंद्र पर आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये फार्मूला आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, फेरों की संख्या n हो तो बच्चों ये आपका n हो गया। ठीक है, ये फार्मूला से अंक क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा तो बनेगा नहीं। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम, जो धारा प्रवाहित है बच्चों उसका μ0 गुना होता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। ठीक है, अनंत लंबाई कि धारावाहिक तार कण चुंबकीय क्षेत्र, ये भी आपको तैयार करना है। और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। B बराबर मुनि, μ0 ni, मुनि, ऐसा हम याद करते हैं। B बराबर मुनि, μ0 ni, मुनि, μ0 ni मुनि, और ये हो जाएगा मुनि बटा द्वार। एक और आया था ना, मुनि बटा द्वार, ये मुनि है। चलिए, ये भी अपना कंप्लीट हो गया, ये मुनि वाला सिस्टम कंप्लीट है। टोराइड तो है नहीं भाई, टोराइड सिलेबस में है नहीं। हाँ, लॉरेंज है, लॉरेंज होता है F बराबर कोई आवेश गतिमान है तभी लॉरेंज लगेगा, UPVB sin थीटा, QVB sin थीटा। यदि आवेश स्थिर है, भी स्थिर है, तो फिर उस पर बल नहीं लगेगा बच्चों, इसलिए ध्यान रखना, यदि कोई आवेश गतिमान है तभी उस पर बल लगेगा। QVB sin थीटा, क्या हो गया बच्चों? QVB sin थीटा, क्या हो गया? QVB sin थीटा। चीजें क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम भी होगा तो क्या कर सकते हैं बच्चों, यहां तक क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी को देखते हैं। यहां पर आप देख लो, यहां पे आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, खत्म। अंकी क्वेश्चन यहां से नहीं आने के चांसेस है, बिल्कुल आप परेशान नहीं होना, है ना। ये टाउ बराबर छोड़ दो, ठीक है। हाँ, चल कुंडली मापी
ये चल कुंडली मापी का क्वेश्चन, इसको तैयार कर लेना। चल कुंडली मापी में जो धारा बहती है उसके लिए फार्मूला आई है बच्चों, सी ऐंठन गुणांक है, ये फाई है, एन ए बी, सी ऐंठन आघूर्ण है ना, और ये फाई क्या है, विक्षेप है, यहां पर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। दिखेगा नहीं सर? अरे इसको बस तैयार कर लो यार। एन फेरों की संख्या है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, सी क्या है, आपका ऐंठन आघूर्ण है, और फाई क्या है बच्चों, कुंडली का विक्षेप है, कितना कुंडली विक्षेपित हो रहा है। ठीक, लगभग इस चैप्टर का भी अपना खत्म। इस चैप्टर में इतने गलत 2-4 ही फार्मूले तैयार करना है ना। संट का नियम भाई नहीं है, संट का नियम नहीं है सर, खत्म। ठीक, हाँ इसको देख लो थोड़ा सा। स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। याद रखिएगा बच्चों, ये आप लोग तैयार कर लेना। कंडीशन देके रखा है और इस कंडीशन से आपका आंकिक क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो ये आप लोगों को स्थितिज ऊर्जा वाला फॉर्मेट आप लोगों को देख लेना है। और भी बच्चा सर इसमें कुछ, ये लो भैया, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य भी एम बी बराबर और माइनस कॉस थीटा, एम बी बराबर और माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, इसके बाद अपना कौन सा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 5 में बच्चों, चैप्टर नंबर 5 में ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 में क्या पढ़ना है, यहां से पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 में क्या क्या पढ़ना है, चुंबकन तीव्रता आई बराबर एम अपान भी। एम क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, जो कि m इंटू 2l ध्रुव प्रबल और लंबाई के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और आयतन होता है बच्चों क्षेत्रफल, और ये 2l के मल्टीपल के बराबर। ठीक है, ठीक है, 2l से 2l कट गया। m क्या है, यहां पे एक प्रकार से एम्पियर पर मीटर है प्रबलता। ठीक, तो एम्पियर पर मीटर याद रखिएगा, ये एक फार्मूला ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका चुंबकशीलता म्यू बराबर बी अपान एच होता है, चुंबकशीलता। एक चीज आप लोग याद रखिए बच्चों, इनकी इकाई जरूर तैयार कर लो। एच का इकाई एम्पियर पर मीटर, आई का इकाई एम्पियर पर मीटर, और बच्चों म्यू यहां पर वेबर पर मीटर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, चलो सर इससे अंकी क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 5 से अंकी क्वेश्चन आने की संभावनाएं नहीं रहती है। चैप्टर नंबर 5 से अंकी क्वेश्चन आने की संभावनाएं नहीं रहती बच्चों। देखो एक चीज और याद रख लो, यहां पे यदि बच्चों म्यू आर का मान अधिक है, चुंबकशीलता 1 से अधिक है, चुंबकशीलता 1 से अधिक है तो अनुचुंबकीय, 1 से कम है तो प्रतिचुंबकीय, और 1 से बहुत ज्यादा अधिक है तो लौह चुंबकीय। देखो एक चीज आप लोग याद रखिएगा, चुंबकशील ऑब्जेक्टिव 3 ऑब्जेक्टिव तैयार हो गए यहाँ पे। यदि चुंबकशीलता 1 से अधिक है तो अनुचुंबकीय, 1 से कम है तो प्रतिचुंबकीय, और 1 से बहुत अधिक चुंबकशीलता है, 1 से बहुत अधिक चुंबकशीलता है तो वो बच्चों आपका लौह चुंबकीय होता है। क्या होता है, लौह चुंबकीय होता है। क्या होता है, लौह चुंबकीय होता है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर 5 से उतना खास नहीं है। चैप्टर नंबर 6 से अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब भैया 30-40 मिनट का क्लास हो चुका है, एनर्जी भी हमारा सुबह सुबह खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, लाइट भी आ जा रहा है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।